Hello students, today we discussed about the further topics of armature winding concept. So in unit number first we discuss all the major terms related to the armature winding. First we discuss about turn, conductor, pitch factor, pitching of the winding, distributed and concentrated winding. So in last class we tried to understand the concept behind the concentrated and distributed winding. सो वहाँ पे हमने एक डायग्राम कंसीडर किया था, हमने एक फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अच्छा एक टॉपिक जो है हमारा इसमें रिमेनिंग है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ दी बाइंडिंग। ठीक है, एक टॉपिक इसमें रिमेनिंग रहता है वो है फिजिकल अरेंजमेंट, यानी कि उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ डायग्राम्स जो होंगे जितने भी सिंगल लेयर डबल लेयर बाइंडिंग है, सिंगल टर्न बाइंडिंग्स होती हैं, उनका क्या फिजिकल क्या सिनेरियो है, फिजिकली वो किस तरह से अरेंज होती हैं किसी भी एक प्रैक्टिकल मशीन में। सो वो सब चीज़ें हमें एक बार देखनी है। सो और लास्ट जो हमारा टॉपिक इस यूनिट में रिमेनिंग है वो है फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन या एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन इन दी एयर गैप। ठीक है, या एयर गैप में जो एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है उसको हमें विजुलाइज करना है और उसको हमें एक तरह से समझना है। ठीक है, तो वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अभी जो है इसमें वाइंडिंग से रिलेटेड देखिए, हमने जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसमें आपके पास ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन भी है। ठीक है, और उस ईएमएफ इक्वेशन में ही हम लोग वाइंडिंग के फैक्टर्स को ऐड अप करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास वाइंडिंग फैक्टर्स होते हैं वो हमने अभी तक शुरू की क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से देखे हैं। वाइंडिंग फैक्टर होता है एक तो KD मल्टीप्लाइड बाय KP। KP इज योर शॉर्ट पिचिंग फैक्टर एंड KD इज योर डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। ठीक है, सो शॉर्ट पिच वाइंडिंग का डेरिवेशन, उसका जो एक्सप्रेशन होता है कोस एप्सिलॉन बाय 2, जिसमें एप्सिलॉन शॉर्ट पिचिंग एंगल या कॉर्डेड एंगल भी बोला जाता है। ठीक है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं कि हार्मोनिक्स कंटेंट को ही रिड्यूस करता है। ठीक है, शॉर्ट पिचिंग का हम इसलिए यूज़ करते हैं। और कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो बेसिकली एसी मशीन्स में यूज़ होती हैं, हमेशा याद रखना कि एसी मशीन्स में ही, यानी कि हम सिंक्रोनस मशीन में या इंडक्शन मशीन में ही किन वाइंडिंग्स का यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का। डिपेंडिंग करता है कि हमारी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम होती है तो वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हैं, या जहाँ पे आपको ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस चाहिए या इंड्यूस वोल्टेज की अमाउंट ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के फिजिकल अरेंजमेंट या फिर कह सकते हैं अरेंजमेंट को समझने का एक हमने ट्राई किया था। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं वो अगर आपके एक नंबर ऑफ स्लॉट में या एक सिंगल टर्न में अगर एडजस्ट किए जाते हैं या अरेंज किए जाते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न की कोई भी वाइंडिंग है, 50 टर्न की 100 टर्न की वाइंडिंग होती है, उसको हम सिर्फ एक सिंगल स्लॉट में अगर हम उसको अरेंज करते हैं तो उस वाइंडिंग्स के या कॉन्फ़िगरेशन को या उस तरह के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बोलते हैं। बट इसमें एक इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंगल स्लॉट को ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए 50 स्लॉट की या 120 स्लॉट की कोई मशीन रहती है, उसके अंदर से हमने 60 स्लॉट ही यूज़ करें। ठीक है, आधे स्लॉट ही हम लोग यूज़ कर पाते हैं, बाकी के स्लॉट्स हमारे क्या है, खाली हैं, एम्प्टी है, उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा कॉपर, एक तो जो हमारा आयरन स्टील है उसका एक डैमेज हो रहा है क्योंकि वो खाली जा रहा है। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में अगर हमें वोल्टेज, यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, लिखा हुआ भी है कि वोल्टेज का जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन ऑफ वोल्टेज होता है वो हमारा कहाँ पे ज़्यादा होता है, कंसंट्रेटेड वाले वाइंडिंग के केस में ज़्यादा होता है। और इंस्टीड हम दूसरे अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का कंसंट्रेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि वोल्टेज इंड्यूसमेंट आपका कम होता है। सो बेसिकली ये दोनों फंडामेंटल्स होते हैं, वही दोनों फंडे होते हैं, वही दोनों लॉजिक्स होते हैं जो हमें बेसिकली इसके लिए याद होना चाहिए। ठीक है, अब बुक्स में क्या कर रखा है कि यहाँ पे जब आप बुक्स की जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, बुक्स में एक तो कोठारी के भी नोट्स दिए मैंने, नागराज कोठारी की बुक के, और एक आपको बुक्स भी दी गई है स्टीवन जे चैम्पियन वाली जो बुक है, और चैम्पियन वाली जो बुक होती है उसमें भी अच्छे से बता रखा है। देखिए, अगर हम एक लीनियर मोशन को, मतलब फिजिक्स के अरेंजमेंट से जो बुक है ना इलेक्ट्रिकल मशीनरी की, उसमें क्या है पूरा
एक लीनियर मोशन से लेकर के, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से लेकर के रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कैसे कन्वर्ट होता है, जो आप फर्स्ट यूनिट अगर स्टडी कर रहे होंगे तो फर्स्ट यूनिट में पूरा उसमें बता रखा है कि किस तरह से टॉर्क क्या होता है, ठीक है, छोटी छोटी बेसिक टर्म से लेकर के उसमें बता रखा है, ठीक है। तो जिसने वो स्टडी किया है तो उसको आगे मशीन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, इसलिए मैंने वो बुक सजेस्ट करा था कि वो बुक सबसे बेस्ट है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ाई तो एटलीस्ट फोर्थ सेमेस्टर में तो उसको पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, सो नागराथ कोठारी में क्या है, डेरिवेशन ऑफ केडी जो है वो सिंपल सा डेरिवेशन है, उसमें भी हमको इसी तरीके से फेजर डायग्राम का यूज़ करना है, जैसे हमने फेजर डायग्राम का यूज़ किया था शॉर्ट पिचिंग फैक्टर को डेरिवेशन परफॉर्म करने के लिए, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। उसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, ईएमएफ का ही फेजर डायग्राम लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हमारे फंक्शंस है उनका यूज़ करते हुए जो भी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, छोटे मोटे जो सिंपल मैथमेटिक्स होती है उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, बेसिकली मैं सिर्फ आपको केडी का ही बताऊंगी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का हमने कैसे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसी के बेसिस पे क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स होते हैं। एग्जाम में जो हमेशा पूछे गए सवाल या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसमें यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग को हम क्यों यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं वो बेसिकली आपके प्रीवियस एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है, सो प्लीज़ आप उनको ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में क्या होता है, रिड्यूस द वोल्टेज इंड्यूस एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्लॉट्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स का क्या एडवांटेज होता है कि अपना नंबर ऑफ स्लॉट्स को हम पूरी तरह से, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग्स होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट दी नंबर ऑफ स्लॉट्स, ठीक है। अगर 120 नंबर ऑफ स्लॉट्स है या 100 स्लॉट्स है तो उनमें क्या होता है कि वाइंडिंग्स जो हैं वो टर्न्स जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताया था। आई थिंक फेज सेपरेट क्या होता है, ठीक है, वो मैं एक बार देखूंगी, अगर वो अपना टॉपिक रह गया होगा तो मैं आपको कवर अप करा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो कंसंट्रेटिंग में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग हम लोग कंसंट्रेट करते हैं वाइंडिंग को या फोकस करते हैं या जो भी अरेंजमेंट होता है, एडजस्टमेंट ऑफ वाइंडिंग होता है वो सिर्फ एक सिंगल स्लॉट में होता है, ठीक है। तो इस तरह से है ना। और दूसरा अगर देखा जाए ना तो एक देखो सिंपल सा एक अरेंजमेंट और समझने वाली बात होती है कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या होता है, जब भी नंबर ऑफ वाइंडिंग के जो भी अरेंजमेंट हैं वो अगर किसी पर्टिकुलरली एक नंबर ऑफ स्लॉट में सिंगल स्लॉट में अरेंज होते हैं ना, तो क्या होगा, मास जो होता है ना, मतलब कि वेट जो होता है मशीन का वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। आपको उसके अंदर एक फ्रिक्शनल साउंड सुनाई देता है जब वो मशीन रन करती है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज, ये हम और सीधे वहाँ समझेंगे जब हम सिंक्रोनस मशीन स्टडी करेंगे, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन में भी हम ये न्यूमेरिकल वापस परफॉर्म करेंगे, यही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें वहाँ पे भी देखना होता है। लेकिन अब क्या है, सिलेबस को थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, नहीं तो ये सब चीज़ें पहले सिंक्रोनस मशीन में पढ़ी जाती थी, ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन के ही 2 अरेंजमेंट होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग वहीं यूज़ की जा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल रोटर्स में, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन 2 टाइप्स की होती है डिपेंडिंग ऑन दी रोटर स्ट्रक्चर, एक तो होता है सिलेंड्रिकल और एक होता है सेलियन पोल स्ट्रक्चर। अब सेलियन पोल टाइप स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग जो हमारी सिलेंड्रिकल रोटर होता है उसमें हम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखना कि उसमें एक तो क्या होता है, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में, ठीक है। जो मशीन होती है वो बहुत स्मूथली रन करती है, ठीक है। और भले ही वो हमें लो रेंज का या रिड्यूस वोल्टेज डेवलप करती है, बट वो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ दी स्लॉट्स होता है, ठीक है। और इस तरह से होता है, एक स्मूथ वेरिएशन या स्मूथ वेवफॉर्म नज़र आती है ना इंड्यूस ईएमएफ की, इस तरह से। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं जो मेन कंसेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का। मेजर एडवांटेज ये होता है कि हमें अगर रिड्यूस वोल्टेज चाहिए या इंक्रीज वोल्टेज चाहिए और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्लॉट्स है तो उसके लिए हम कौन सी वाइंडिंग को प्रेफर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 2 वाइंडिंग्स के स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे ले रखा है। एक जो फर्स्ट डायग्राम है ये वाला, ये मेरा डायग्राम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए, और ये जो दूसरा वाला डायग्राम होता है ये मेरा है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 अरेंजमेंट बता रखे हैं। इन दोनों अरेंजमेंट्स में क्या है, बेसिकली हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस होगा मशीन में वो मैंने आपको थियोरेटिकल वे में समझा रखा है, ठीक है। हम कुछ डायग्राम्स लेके चलेंगे जिसमें कि हम ये भी समझेंगे कि डबल लेयरिंग वाइंडिंग कैसे होती है, सिंगल लेयरिंग वाइंडिंग कैसे होती है, ठीक है, किस तरह से वो एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए ये जो डायग्राम है इसमें क्या है, नंबर ऑफ मैंने स्लॉट्स, देखो मैंने 3 कंडक्टर लिए, ठीक है। आप
50 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, क्योंकि हम तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले समझने के लिए। जैसे तीन स्लॉट्स है, दैट मीन्स हमारे पास 3 ही कंडक्टर होंगे और उन 3 स्लॉट्स में हमने उनको इक्वली अरेंज कर रखा है। कैसे अरेंज कर रखा है? जैसे कि नंबर 1 2 3। अब ये तो क्या होगा, कॉइल सेट का एक साइड होगा, ठीक है। हर कॉइल के 2 साइड्स होते हैं, जैसे मैं आपको फर्स्ट हमारे लेक्चर में दिखाया, हर कॉइल के 2 साइड्स होते हैं। एक होता है कॉइल सेट नंबर 1 और एक होता है कॉइल सेट नंबर 2। डिपेंडिंग उस पर हमारे पास कॉइल स्पान निकल के आता है, पोल पीस निकल के आता है। ये सारे फैक्टर्स हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि जो हमारे पास कॉइल का एक साइड था वो कहाँ पे अरेंज कर दिया मैंने, 1 2 एंड 3 वाले मेरे स्लॉट्स में। और जिसका दूसरा कॉइल साइड होगा ऑब्वियसली वो उसके करस्पॉन्डिंग में जो अपोजिट साइड में इक्वल एंड अपोजिट साइड्स में जो होते हैं वहाँ पे इसको अरेंज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 पेरा यहाँ पे अरेंज है, तो इसका इस कॉइल साइड का दूसरा कॉइल साइड या इस कॉइल का दूसरा कॉइल साइड कहाँ पे अरेंज होगा, 3 डैश में। सेम 1 है तो उसका कॉइल साइड का दूसरा कॉइल साइड कहाँ पे अरेंज होगा, 1 डैश में। 2 का 2 डैश में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 कंडक्टर का 3 स्लॉट्स का अरेंजमेंट लेके देखा है कि इस तरह से मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को अरेंज करती हूँ। लेकिन उसी के अपोजिट में अगर हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड में क्या होता है, मान लीजिए कि यही 3 स्लॉट्स, यही 3 जो कंडक्टर हैं वो मैंने यहाँ पे रैंडमली कहीं लगा रखे हैं। कुछ स्लॉट जो होंगे वो इस सिंगल टर्न इस सिंगल कंडक्टर में सिंगल स्लॉट में आ जाएंगे और दूसरे जो होंगे वो इस सिंगल स्लॉट में अरेंज होते हैं। बट हमें यूज़ क्या करना होगा, सिर्फ एक सिंगल स्लॉट ही यूज़ करना होगा टू अरेंज या टू फॉर्मेट दी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स। ओके, वो नंबर ऑफ वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितने ही हो डजेंट मैटर, बस हमें याद रखना चाहिए कि डिस्कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ स्लॉट की रिक्वायरमेंट हमें एक ही होती है या 2 होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, क्योंकि उन्हीं सिंगल टर्न्स में हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 कैसे होगी, एक जो स्लॉट होगा ना उसमें तो हम क्या करेंगे, सारे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स की बाइंडिंग होगी ना उनका एक कॉइल साइड एक सिंगल स्लॉट में अरेंज कर देंगे और दूसरा कॉइल साइड जो होगा वो दूसरे वाले स्लॉट में अरेंज कर देंगे। इसलिए हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो कंसंट्रेटेड के बाइंडिंग के फॉर्मेट में वो कितनी होती है, नंबर ऑफ स्लॉट की रिक्वायरमेंट 2 होती है, ठीक है। और यहाँ तो क्या है, जितने ही नंबर स्लॉट की मशीन हो सारे यूज़ हो गए, ठीक है, चाहे वो 50 स्लॉट हो, चाहे वो 10 स्लॉट हो, चाहे वो 20। लेकिन यहाँ पे मान के चलो अगर 60 है तो उसमें से 30 ही यूज़ होंगे, है ना, आधे होते हैं। अब वो आधे भी क्यों होंगे, मेरे ख्याल से वो समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि कॉइल हर एक ईच एंड एवरी कॉइल हैज़ 2 कॉइल साइड, ठीक है। तो एक कॉइल साइड को अरेंज करने के लिए अभी एक स्लॉट चाहिए होगा और दूसरे कॉइल साइड को अरेंज करने के लिए दूसरा स्लॉट चाहिए होगा। सो अब मेरे ख्याल से पिक्चर थोड़ी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, इन ही बाइंडिंग्स में अब क्या होगा, देखो हम लोग जब मशीन्स पढ़ते थे या जब भी हमने देखा है तो हमेशा याद होना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं इनके अंदर जितने भी नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं वो अपना एक ईएमएफ डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि E1 और 1 डैश है, ठीक है, ये एक कंडक्टर का ये एक पूरा कॉइल बनता है, ठीक है, क्योंकि इसका एक कॉइल साइड यहाँ पर है, दूसरा कॉइल साइड दूसरी तरफ है, तो पूरा ये क्या फॉर्मेट करता है, एक कॉइल फॉर्मेट करता है। अब ये कॉइल क्या करेगी, अपना खुद का क्या करेगी, ईएमएफ डेवलप करेगी। तो नंबर ऑफ जितने भी कंडक्टर्स हैं, नंबर ऑफ जितने भी स्लॉट्स हैं वो सब क्या करते हैं, अपना एक ईएमएफ डेवलप करते हैं, ठीक है, तभी तो हमारे पास आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। सो इसी तरह से कंसंट्रेटेड में भी अपना खुद का एक ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कॉइल्स या वाइंडिंग ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास जो आउटपुट निकल के आएगा ईएमएफ की टर्म से वो भी ज़्यादा होगा विद कंपैरिजन टू द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ओके, सो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे इनका ईएमएफ का फेजर डायग्राम भी इनके साथ के साथ मैंने ड्रॉ किया। सो अब देखो 1 और 1 डैश जो हमारा कॉइल है वो अपना ईएमएफ डेवलप करेगा, जिसको मैं बोलती हूँ E11 डैश, ठीक है। इसी तरह से 2 एंड 2 डैश वाला भी अपना ईएमएफ डेवलप करेगा, जिसको मैं बोलूँगी E22 डैश। इसी तरह 3 एंड 3 डैश का भी अपना एक ईएमएफ डेवलप करेगा, जो कि क्या होता है E33 डैश, ठीक है। तो इस तरह से 3 ईएमएफ हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। हमारा फाइनल जो फाइनल निकल के आएगा, बेसिकली जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ कंडक्टर हैं, उनमें जो इंडिविजुअल ईएमएफ डेवलप हो रहा है उनका एल्जेब्रिक सम ही क्या होता है, इसका फाइनल आउटपुट ईएमएफ होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है E11 डैश, E22 डैश और E3 डैश। इसी तरह से सेम यहाँ पर भी होगा। देखो अब देखो इसमें क्या है कि जितने एक हमने एक टर्म वो पढ़ी थी स्लॉट एंगल, ठीक है। हर स्लॉट जो होता है वो अपने नियरेस्ट या कंसेक्यूटिव
स्लॉट के साथ क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है जिसको हमने बोला था स्लॉट एंगल, जिसको हम बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं या इसको हम गामा से भी डिनोट कर सकते हैं। बीटा या गामा, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है, हम लोग यहाँ पे भी बीटा लेके चलते हैं। पहले हमने जो लेक्चर में देखा था वो स्लॉट एंगल की टर्म क्या ली थी हमने, गामा से, उसको मैंने बताया था। ठीक है, फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि 360 थी 1 रोटेशन पर साइकिल। ठीक है, 360 डिग्री एंगल मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है, फिर उसको हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो हाउ डज वी कन्वर्ट दैट, वी हैव टू मल्टीप्लाइड विथ p/2। ठीक है, तो इससे हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में एंगल निकल के आता है। ओके, सिर्फ एक चीज़ हमेशा रखना, सिर्फ जो मेरे पास कॉर्डिंग एंगल होता है ना, कॉर्डिंग एंगल, उस कॉर्डिंग एंगल का जो यूनिट है वही इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में होता है। बाकी जितने भी एंगल होंगे ना वो सब के सब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों डिग्रीज में अवेलेबल होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो इसमें क्या है, मैंने सिर्फ क्या किया है कि जो मेरे पास कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगा इसका मैं अलजेब्रिक समेशन कैसे लूँगी, जैसे कि E11 डैश होगा, E22 डैश होगा, E33 डैश होगा, इन दोनों का जो भी अलजेब्रिक समेशन होगा, बेसिकली जो इनका फेजर डायग्राम होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम फेज में होगा। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और इस स्लॉट से इस स्लॉट्स के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, सॉरी 0 डिग्री है। तो जितने भी एंगल्स होंगे, जितने भी ईएमएफ हैं, उन सब में एंगल कोई नहीं है। ठीक है, 0 एंगल है। तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा सेम फेज में जो होंगे वो हमेशा इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ होता है। बिकॉज स्लॉट्स के बीच में कोई एंगल ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एंगल, देयर इज 0 एंगल बिटवीन दी इन दीज बोथ स्लॉट्स में हमेशा कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल का है। सो इस तरह से यहाँ पे फेजर डायग्राम इस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ पे E1 डैश है, E22 डैश है, E33 डैश है। E और F मैंने यहाँ पर फेजर डायग्राम का एक मैंने यहाँ पे नोटेशन दिया है इसको। तो मेरे पास जो भी रिजल्टेंट मेरा EMF होगा इन तीनों को मर्ज करने के बाद वो क्या निकल के आएगा, अब क्या है, देखो इसमें जो फेजर डायग्राम से वो इस तरह से हैं। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए मैंने E13 डैश को मैं कैसे बताऊंगी, इसका अलजेब्रिक समेशन ले लूँगी। सो वी हैव दी रिजल्टेंट EMF। ठीक है, E11 डैश प्लस E22 डैश। बिकॉज देखो जितने भी EMF डेवलप होगा वो बेसिकली क्या होगा, सेम अमाउंट का होगा। बेसिकली E11 डैश, E22 डैश और E33 डैश की जो वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, यानी 11 डैश, 22 डैश और 33 डैश में जो भी EMF मेरा डेवलप होता है उसका अमाउंट सेम रहता है। ठीक है, भले ही वाइंडिंग में कंसंट्रेटेड फॉर्मेट है, लेकिन ईच एंड इंडिविजुअल वाइंडिंग जो होती है वो हमेशा सेम नंबर का EMF ही डेवलप करेगी। अगर मान के चलिए 2 वोल्ट जो है, अगर 11 डैश डेवलप करता है 2 वोल्ट का EMF, तो सेम यही 2 वोल्ट का EMF मेरा 22 डैश भी डेवलप करेगा इन केस ऑफ दी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ठीक है, सिर्फ ये केस किसके लिए एप्लीकेबल होगा, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये फॉर्मेट अलग हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास स्लॉट एंगल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सो यहाँ पर E11 डैश, E22 डैश और E33 डैश मेरा किसके इक्वल में होता है, कैपिटल E के इक्वल में। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकती हूँ। सो अब मेरे पास जो भी EMF निकल के आया कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए, इन द केस ऑफ 3 वाइंडिंग और 3 स्लॉट नंबर की वाइंडिंग को मैंने फॉर्मेट किया है इन अ मैनर ऑफ कंसंट्रेटेड फॉर्मेट। सो जो भी EMF निकल के आएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट EMF वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय E होगा, यानी कि जो भी EMF है उसका 3 गुना EMF निकल के आया। ओके, यानी एक वाइंडिंग जो है या एक नंबर ऑफ कंडक्टर ने या 11 डैश का जो भी कंडक्टर था, वाइंडिंग था, उससे मेरा EMF डेवलप करा, सेकंड वाले ने भी E ही डेवलप करा, थर्ड वाले ने भी E ही डेवलप करा। इसी तरह से नंबर ऑफ वाइंडिंग जितने भी होंगे वो हमेशा फिक्स्ड अमाउंट का वोल्टेज डेवलप करेगा इन केस ऑफ द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। सो उसको जब मैं अलजेब्रिक समेशन लूँगी तो मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3E। ओके, ये 4E भी निकल सकता है, 5E भी निकल सकता है। नंबर ऑफ कन्फिग्रेशन अलग अलग नंबर ऑफ वाइंडिंग्स के लिए अलग अलग निकल सकता है। ठीक है, बट हमने एक 3 स्लॉट का एग्जांपल लेके देखा है। तो अब इस तरह से इसी अरेंजमेंट को मैंने अगर यही वाइंडिंग का फॉर्मेट मैंने 3 वाइंडिंग का फॉर्मेट मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में अरेंज किया है, तो मेरे पास जो भी फेजर डायग्राम निकल के आएगा वो फेजर डायग्राम क्या होगा, इस तरह से होगा। कैसे होता है, जैसे मान के चलो ये मेरा E11 डैश होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सम स्लॉट एंगल विल बी देयर। ओके, तो जो दूसरा वाइंडिंग है,
जो मेरी 2 और 2 डैश की वाइंडिंग होगी वो 1 1 डैश से कितना एंगल होगी, बीटा एंगल स्लॉट से डिले होती है, या उसका जो ईएमएफ डेवलपमेंट होगा वो कितना एंगल डिले करके आएगा, दूसरी वाइंडिंग का वो बीटा एंगल डिले होकर के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, बीटा एंगल। बिकॉज देखो 1 and 2 ये दोनों जो स्लॉट्स है ना, बेसिकली व्हाट इज द स्लॉट एंगल, स्लॉट एंगल इज नथिंग बट दी एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्लॉट्स। और ये कंसेक्यूटिव स्लॉट्स के एंगल किस तरह से लिए जाते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर कि जो भी स्लॉट है ना, ये मान लो यहाँ पर मेरा कोई भी स्लॉट की कटिंग हो रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा स्लॉट की इस तरह से कटिंग हो रखी है। ठीक है, तो जो भी मेरी स्लॉट की कटिंग हो रखी है उसमें मान लो ये मेरा कोई स्लॉट है। ठीक है, तो इस स्लॉट के सेंटर पॉइंट से और दूसरे स्लॉट का जो सेंटर पॉइंट है ना, उसके बीच का एंगल क्या होता है, बीटा, विच इज योर स्लॉट एंगल। ठीक है, यानी कि दोनों स्लॉट का जो सेंटर पॉइंट है ना, उन दोनों के बीच का, वहाँ से हम एंगल जो होता है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, बीटा एंगल। सो इस तरह से है। अब जो देखो इसमें E11 डैश एंगल है, E11 डैश जो होगा यानी कि E22 डैश जो है वो 11 डैश से कितना एंगल लैग करेगा, बीटा एंगल। ठीक है, यहाँ पर मेरा आ जाएगा बीटा एंगल। ठीक है, ये मेरा बीटा एंगल आ गया। ठीक है, सेम जो 22 डैश है, सेम जो 33 डैश होगा वो 22 डैश से कितना एंगल डिले होगा, बीटा एंगल से, बिकॉज ऑफ दी स्लॉट एंगल बीटा। ओके, सो इस तरह से अब हम फाइनल डायग्राम पे अब देखो यहाँ पे जो भी इनका रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, सी और डी का जो लाइन होगा यानी कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा फेजर डायग्राम का किस तरह से होगा, E13 डैश होगा। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज इन द केस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो सेम डायग्राम है इसको मैं इस तरह से भी अरेंज कर सकती हूँ, इना वर्टिकल या इना हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकती हूँ। ये मेरा 11 डैश होगा, यहाँ से बीटा एंगल डिले होने के बाद 22 डैश एंगल आ जाएगा, देन उसके बाद यहाँ से अगेन इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अगेन हमारे पास बीटा एंगल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से होगा, तो मेरा ये जो एंगल होगा या ये जो मेरा है लाइन, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट ईएमएफ की लाइन होती है। अब हमारे पास देखो यहाँ तो हमने बड़ी इजीली E13 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये हमारे पास 3E आ चुकी है। ठीक है, बट यही चीज़ सेम हमें किसके लिए डिराइव करना होगा, यहाँ पर हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए भी हमें यही चीज़ यहाँ पे डिराइव करनी होती है, यानी कि मुझे इस E13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट होगी, बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल अप्रोच हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जो वैल्यू है या डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर की जो वैल्यू है विच इज़ योर KD, उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने इसकी मिरर इमेज ले ली है। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने एक मिरर रख रखा है, तो सेम इमेज मैंने यहाँ पे ली है, तो मैंने यहाँ से इसको इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ के जो दोनों एजेस थे इसके, इस एंगल के या इस ट्रायंगल के, वो मैंने यहाँ पर ऐसे आगे अप्रोच कर दिया है, आगे से इनको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये माना है मैंने यहाँ का सेंटर पॉइंट O है। ठीक है, ये मेरा सेंटर पॉइंट O है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। ठीक है, कैसे ड्रॉ करूँगी, इस तरह से जो भी इसके कॉर्नर्स है ना उनको मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट से आके ज्वाइन कर दिया, दैट इज मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखो क्या होता है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल कितना होगा, बीटा होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ का एंगल बीटा है तो सेम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो भी बीटा होता है। ठीक है, ये सब सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच है, तो इसमें हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हमारा फाइनल कंक्लूजन कैसे आ रहा है वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो ये मेरा बीटा है, ये मेरा बीटा है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 बीटा। ठीक है, इंडिविजुअल एंगल कितने बीटा है, क्योंकि एक स्लॉट कितना एंगल बनाता है, बीटा एंगल बनाता है। ओके, अब सबसे पहले मुझे क्या एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट की वाइंडिंग के लिए E13 की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करूँगी मैं यहाँ पर, यानी कि मुझे कोई ना कोई ट्रायंगल फॉर्मेट करना होगा ताकि मैं उस पर क्या कर सकूँ, कोस और साइन का फंक्शन लगा सकूँ, सो दैट मेरे पास E13 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, E13 को डिवाइड करूँगी, यानी कि पूरी लाइन को मैं क्या करूँगी, डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर इसका डिवाइडर लगा दूँगी यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पर मैंने इस तरह से यहाँ पे वापस मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है,
तो इसको मैं क्या नाम दूंगी, ओ से मैंने यहाँ पर इस लाइन पे क्या करा, एक हाफ करने के लिए इसको एक लाइन खींची जिसको मैं बोलती हूँ ओ एम। ओके, तो ये ओ एम जो है अब क्या करेगा, दो 90 डिग्रीज के राइट एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, या यहाँ भी 90 डिग्री का एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। अब मेरे पास दो ट्रायंगल्स निकल के आ चुके हैं। अब किसी भी एक ट्रायंगल के लिए अगर मैंने पाइथागोरस का रूल लगा दिया है तो मेरे पास इंडिविजुअली क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेस की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, ठीक है। तो सेम वही है, अगर एक वैल्यू निकल के आ गई है तो सेम हम उसका डबल कर देंगे, तो वी हैव फाइंड आउट दी ओवरऑल लेंथ ऑफ द E13, यानी कि हमें इस लाइन का लेंथ निकालना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E13 डैश, ठीक है। तो अब क्या है, देखो यहाँ पे ओ एम डैश हो गया। अब देखो यहाँ से ये जो एंगल है, ठीक है, ये कितना है, ये तो पूरा एंगल बीटा है, ठीक है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा अपना, ये बीटा बाई 2 और दैट इज बीटा, ठीक है। यानी कि ये जो टोटल एंगल होगा उसका कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 बीटा बाई 2। टोटल एंगल कितना है 3 बीटा, तो हाफ करने पर कितना आ जाएगा, ये एंगल यानी इस यहाँ का जो पूरा एंगल होगा वो कितना निकल के आएगा, 3 बीटा बाय 2। एंड वी नो द रेडियस ऑफ द आर, ये क्या है, रेडियस है, यानी कि इस पूरे, देखो आप इसको ज्वाइंट करोगे ना इस लाइन को, तो हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आर है, ये जो है ना ये वाला लाइन, ये क्या होता है, इसकी रेडियस है आर, ठीक है, ये क्या है, इसकी रेडियस है आर, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, आर निकल के आ चुका है, हमारे पास एंगल भी निकल के आ चुका है 3 बीटा बाई 2। तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसकी लेंथ जो होगी ना वो मेरे पास निकल के आ जाएगी। यहाँ की मान लो कि यहाँ पे कोई ये मैंने एफ ले लिया और यहाँ पे मैंने सी ले लिया, ठीक है, या हाँ सी एफ ले लिया, तो एम एफ की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, एम एफ इक्वल्स टू साइन 3 बीटा बाई 2, ठीक है, साइन 3 बीटा बाई 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय विद दी आर, ठीक है। तो मेरे पास टोटल सी एफ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इसका मैं डबल कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 2r साइन बीटा 3 बीटा बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास E13 डैश की वैल्यू आ चुकी है, जो मेरे पास क्या है यहाँ पर, E13 डैश की वैल्यू है मेरे पास 2r साइन 3 बीटा बाय 2, ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब देखो जिस तरह से पिच एंगल का फॉर्मूला था, केपी का फॉर्मूला था, उसमें हमने क्या किया था, केपी के फॉर्मूले के लिए जैसे हमने रेशियो निकाला था, रेशियो वाला फॉर्मेट लगाया था, सेम वही यहाँ पर करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, केडी का फॉर्मूला लगाऊंगी। केडी का फॉर्मूला क्या होता है, केडी का फॉर्मूला होता है मेरे पास केडी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, जो भी एंगल है, यानी कि E13, हाँ E13 डैश इन केस ऑफ दी, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, E13 डैश इन केस ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, और E13 डैश इन केस ऑफ दी कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से बुक में दे रखा है, हम लोग सिर्फ रफली समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे डेफिनेशंस और अच्छे से देखेंगे। तो देखो KD इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस इन केस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग मैनर और डिवाइड विद द E13 डैश इन केस ऑफ द कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, यानी कि जो भी मेरे पास फाइनल इंड्यूस EMF निकल के आता है उसका वैल्यू इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में क्या है, ठीक है, और इन केस ऑफ द कंसंट्रेटिव बाइंडिंग में क्या है, उन दोनों का रेशियो ही क्या होता है मेरे पास, KD होता है, विच इज योर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अभी तक मेरे पास जो वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं वो है मेरे पास KD इक्वल्स टू 2r साइन 3 बीटा बाई 2 अपॉन 3e। इस तरह के एक्सप्रेशन में हम लोग अभी तक आए हैं। अब यहाँ पे कुछ भी चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही है बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। हमें KD का फॉर्मूला इस तरह से नहीं चाहिए, ओके। हमें उसको एक सूटेबल एक सिंप्लीफाई तरीके से अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ई की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो यही सेम ई की वैल्यू भी हम कहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो
जितने भी ये जो लाइंस है ना उनके सबके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे मैंने सेम बोल रखा है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो E11 डैश है वो किसके इक्वल में होगा, ई के इक्वल्स में होगा। E22 डैश है वो किसके इक्वल में होगा, ई के इक्वल में होगा। E33 डैश है वो भी किसके इक्वल में होगा, ई के। बट डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में क्या होता है कि ये जितने भी नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड्स है ना वो कुछ ना कुछ एंगल से क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से जितने भी वाइंडिंग्स के जो ईएमएफ है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल जिसको हम स्लॉट एंगल बोलते हैं उससे क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, या इनकी वैल्यू किससे मिनिमाइज हो रही है, स्लॉट एंगल बीटा से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू है ना, ये किसी भी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इस एंगल का, इस राइट एंगल का जो वैल्यू ऑफ बेस है वो कितना है, मेरे पास मैग्नीट्यूड ई है। इसी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। इसी के एक्सप्रेशन को मुझे साइन बीटा बाई 2 के फॉर्मेट में लाना है, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अब देखो क्या करूँगी मैं इसके लिए, यहाँ पर इस राइट एंगल को मैं उठाती हूँ, ये वाला जो मेरे पास राइट एंगल वाला कर्व है इसको मैं उठाती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अगेन यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी इस लाइन के लिए सेम, ताकि मेरे पास दो राइट एंगल निकल के आ जाए। ऑब्वियसली अब मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। इस ट्रायंगल को मैंने राइट एंगल में कन्वर्ट करने, इस ट्रायंगल को मुझे राइट एंगल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी इस लाइन के लिए, सो दैट वी हैव टू राइट एंगल्स। ओके, अब देखो सेम वही एक्शन जो मैंने पहले लिया था उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। अब देखो यहाँ पर देखो ये जो पूरा एंगल है ना, ये वाला, ये जो पूरा एंगल होगा ये कितना है, इस स्लॉट और इस स्लॉट के बीच में एंगल कितना होगा, बीटा। तो ये एंगल कितना है मेरे पास, बीटा है, ठीक है। ये मेरे पास कितना एंगल है, बीटा एंगल होता है, ठीक है। और फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक एक्शन लगाऊंगी, ये वाली वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगी, इस वाली वैल्यू को फाइंड आउट करूंगी, तो मेरे पास कितना एंगल आ जाएगा, आप खुद से करके देख लीजिएगा। आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी 2r sin बीटा बाय 2, बिकॉज the whole angle between the one slot to the another slot is called beta, but when we divide this area by a perpendicular line, then this angle is divided into two parts, so the value of this angle is beta by 2 for the particular right angle. ओके तो मेरे पास अब E की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है, वो है मेरे पास E इक्वल्स टू क्या है, 2r साइन बीटा बाई 2। अब मेरे को समझ आना चाहिए आपको कि 2r साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म करके देखूंगी, 2 साइन बीटा ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि मिस्टेक ये टर्म हम लिखना भूल गए थे। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई ई जो होता है वो हमारे पास एंगल ऑफ दी मतलब रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ दी कंसंट्रेटिव वाइंडिंग होता है। सो अब मेरे पास देखो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, फाइनली जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो कितना होता है, देखो के डी की वैल्यू जो होगी वो कितना होता है, के डी वैल्यू इज 2r साइन 3 बीटा बाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई ई था, ई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 2r साइन बीटा बाय 2। सो 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अब एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा इसका, के डी की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास साइन 3 बीटा बाय 2 अपॉन 3 साइन बीटा बाय 2। अब यहाँ पे देखो जो 3 है ना वो किसके लिए बताया गया है, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ वाइंडिंग 3 है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ वाइंडिंग कितने भी हो सकते हैं, सपोज वी हैव m नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, ठीक है। सो फॉर दैट m नंबर ऑफ वाइंडिंग द फॉर्मूला ऑफ kd इज साइन m बीटा बाय 2 अपॉन m साइन बीटा बाय 2, ठीक है। सो देखो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ना इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास पिच फैक्टर था, पिच फैक्टर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हार्मोनी कंटेंट्स इन दी डेवलप इन दी इंड्यूस ईएमएफ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा जो ये केडी फैक्टर होगा जिसको भी हम बाइंडिंग फैक्टर में मर्ज करते हैं, तो इस एंगल या इस फैक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कितना
ईएमएफ होता है, ठीक है, वो रिड्यूस हो सकता है। ये कितना ईएमएफ आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, डिपेंड करेगा कि कितना एंगल हमारे पास है। तो एक एग्जांपल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे, ठीक है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रिमेनिंग है इस यूनिट में। आफ्टर सीइंग द फिजिकल अरेंजमेंट हमारे पास एक ही टॉपिक रहता है, वो है आर्मेचर या एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन इन दी एयर गैप। ओके, देखो एयर गैप में एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने आर्मेचर रिएक्शन के केस में देखा था। इन केस ऑफ द डीसी मशीन जो भी ट्रेपेजॉइडल या स्क्वायर वेव या स्टीप्ड जो वेव फॉर्म निकल के आती थी वो किस अरेंजमेंट को बताती थी, वहाँ पे हमने एयर गैप के अंदर ही हमारा ईएमएफ डेवलप देखा था, ठीक है। सो एयर गैप में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है उसको हम एक बार अच्छे से देखेंगे, और प्लस हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से डेवलपमेंट से पहले, क्योंकि अब हम हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं जो कि आपकी किससे रिलेटेड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अभी तक हमने मशीन स्टडी किया है विच इज और डीसी मशीन्स, उसमें हमने कौन सी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया है, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं वो हमें एसी मशीन्स में देखने को मिलती हैं, पर्टिकुलरली इन दी केस ऑफ इंडक्शन मशीन्स एंड देन सिंक्रोनस मशीन। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने डीसी मशीन में स्टडी किया है लास्ट सेमेस्टर में, उसको समझना जरूरी कि उसमें वो कैसे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जो बुक है ना उसमें जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको बेसिक आइडिया दे रखा है कि कैसे लीनियर मोशन में कैसे टर्म्स यूज किए जाते हैं, देन हाउ टू कन्वर्ट दीज लीनियर मोशन डेरिवेटिव या लीनियर मोशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ द रोटेशनल मूवमेंट्स। ओके, सो वो चीज़ वहाँ पे बहुत स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बता रखी है, ठीक है। तो उस यूनिट के देखना, नहीं तो हम उसको एक इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये याद होना चाहिए कि कैसे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, देन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टू दी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो तो अब इस तरह से मतलब ये जो आर्मेचर का जो पोर्शन था ना, आर्मेचर वाइंडिंग का पोर्शन, वो एक तरह से खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हम उठाएंगे ना वो सारे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट जो यूनिट है उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये जो हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर एयर गैप एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी पार्ट ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हमें नेक्स्ट हमारी यूनिट में कवर अप भी करना है, ठीक है। तो वो चीज़ हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।